बॉलीवुड इंडस्ट्री को लीड पता है कौन कर रहा है? आलिया भट्ट। और ये वही लड़की है जिसको इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं पता। Who is the president of India? Manmohan Singh. प्रणब मुखर्जी। ये वही लड़की है जिसको ये भी नहीं पता कि होली बनाई क्यों जाती है। क्यों मनाई जाती है पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? और ये अमीर ज़ादों के बच्चों के अंदर जो जो कमी है ना, वो कमियां तेरे अंदर नहीं है, फिर भी तू गरीब है और वो अमीर है। और ये अमीरी और गरीबी के अंदर मैं कोई जनरेशनल वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, परवरिश की कर रहा हूँ। परवरिश में तू गरीब है और वो अमीर है। और इस वीडियो के अंदर जब मैं तुम्हें रियलिटी एक्सप्लेन करूंगा ना, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम लोग मुझे बहुत गालियां दोगे, क्योंकि तुम लोग अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हो कि तुम उनके खिलाफ एक लाइन भी नहीं सुन सकते, इवन चाहे वो गलत भी हो। और यही अगर मैं आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज करूँ ना, वो उस चीज को क्रिटिकल थिंकिंग से देखेंगे। और सिर्फ यही एक लाइन है जो अमीरी और गरीबी के बीच के डिफरेंस को क्रिएट करना शुरू करती है, क्योंकि हम सभी लोग इमोशनल फूल्स हैं। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे बचपन के अंदर चलते हैं। जब तुम लोग छोटे थे, तुम्हारे पापा की सैलरी 10,000 हो या फिर 1 लाख रुपए, उन्होंने तुम्हें एक ऐसे स्कूल के अंदर डाला है जिसके अंदर पढ़ाने की उस आदमी की औकात भी नहीं थी। हम सभी लोग इस चीज से झुटला नहीं सकते कि हमारे माँ बाप ने हमें पेट काट काट के पाला है। माँ ने 1.5 साल तक नई साड़ी नहीं ली, बाप ने 3 साल तक एक ही शर्ट डाल के रखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा बचाया जा सके। और वो सारा पैसा बचा के तुम्हारे ऊपर लगाया जा सके, जिससे तुम्हें बेस्ट स्कूल के अंदर डाला जा सके। और अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना भी क्रिटिसाइज कर लो भाई, टॉप क्लास है। बचपन में आपको ABCD सिखाई जाती है और जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और इस चीज के ऊपर ना काफी लोग क्वेश्चन करने आ जाते हैं कि भैया सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, हमको पहले से चूज करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? महाराज, आपको चूज करने का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि 6 साल के बच्चे को क्या ही पता है कि क्या चूज करना है। आपको फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसका 2 रीजन है। पहली बात, आपको चूज करना नहीं आता है तो 10 साल जब आप लोग एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भैया आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा नहीं है। फिर जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। आप लोग आर्ट्स में जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, या फिर मेडिकल नॉन मेडिकल में जा सकते हो, अगर आप लोग +1 के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो। और दूसरा रीजन कि आपको सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए जरूरी बहुत है। मान के चलते हैं कि आपको इंग्लिश और साइंस बहुत पसंद है और आप लोगों को डॉक्टर बनना है। आपने बचपन में डिसाइड कर लिया था आपको सिर्फ साइंस ही पढ़ने का शौक है और आपको मैथ से घिन आती है। क्यों साइड कॉर्नर पे लगा रखा है आपने मैथमेटिक्स को? आपने क्या किया? आपने साइंस के अंदर अच्छी स्टडीज करी, आप डॉक्टर बन गए, आपने खुद का क्लिनिक खोल ली। अभी सामने वाला बंदा आ रहा है और आपको 200 रुपए दे रहा है और आपके OPD चार्जेस है 155 रुपीज। तो आपको सामने वाले को कितने पैसे वापस करने, इसके लिए आपको या तो कैलकुलेटर लगेगा या फिर एक बंदा, क्योंकि महाराज आपने जिंदगी में कभी मैथ पढ़ा नहीं है और आपका मैथ बहुत बेकार है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, GK, जियोग्राफी, ये सारी चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए अगर आपको सर्वाइव करना है तो। और सर्वाइवल के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप लोग आ जाते हो 10th क्लास के अंदर, जहाँ पे आपकी उम्र हो चुकी है 16 साल। बट वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम तो हर देश का ही खराब होगा, बट ये सिर्फ इंडिया के अंदर है। एक चाइना का बच्चा 16 साल की उम्र के अंदर रियल लाइफ AI मॉडल्स बना रहा होता है और हम लोग आज की डेट में भी C++ के लूप के अंदर फंसे पड़े हैं। तुम लोग डिफरेंस समझ रहे हो? हमारे आज के कॉलेज 2015 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं और इसी गैप को खत्म करने के लिए मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज आया, जो एक नॉर्मल कॉलेज नहीं है। यहाँ के मेंटर्स गूगल, Amazon और कोडिंग ब्लॉक जैसी जगहों से आए हैं और ये लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, इंडस्ट्री के रियल टूल्स, रियल प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप तक लेके जाते हैं। और आपके फर्स्ट ईयर से ही आपको जॉब की प्रिपरेशन करवाना भी शुरू कर देते हैं। बट इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा और उसके टॉप 20 के अंदर आना होगा। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज का एंट्री टेस्ट हो रहा है 26 जुलाई को और अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जुलाई है। 120 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसको आप लोग घर बैठ के दे सकते हो। और शायद ये इस साल एडमिशन करवाने के लिए लास्ट टेस्ट करवा रहे हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तुम्हारी मदद के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर पिन कर दिया। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। अभी 16 साल की उम्र में आप लोग अपनी एक स्ट्रीम को चूज करने वाले हो कि आप लोग मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या फिर आर्ट्स कौन सी स्ट्रीम को चूज करना चाहते हो। बट ये 16 सालों के अंदर आप सिर्फ एक स्कूल नहीं गए, आप दूसरे स्कूल भी जा रहे थे और वो थी आपकी होम स्कूलिंग। तुम्हारी होम स्कूलिंग में तुम्हें समझाया गया कि पैसे को बचाना क्यों जरूरी है। तुम्हारी होम स्कूलिंग के अंदर माँ बाप ने तुम्हें बताया कि कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, कैसे ये जो पैसा है ना ये भगवान है, अगर ये कभी नीचे गिर जाए ना तो इसको उठाओ और अपने माथे से लगाओ, चाहे 1 रुपए का सिक्का हो। भगवान तो भगवान ही होते हैं, ऐसा थोड़ी कि 500 का नोट गिरा तो उठा के माथे पे लगाओगे और 1 का सिक्का गिरा तो नहीं लगाओगे। भगवान तो भगवान है, छोटे बड़े क्या होता है। आपका सारा बचपन आपको पैसे की कदर करनी बताई जाती है और आपको ये चीज सिखाई जाती है कि भैया फालतू खर्च मत करना, ये पैसा रूठ जाएगा। और ये पूरी होम स्कूलिंग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक
एक ट्रॉमा भी बोल सकते हैं। तुम्हारे माँ बाप एक छोटे शहर के अंदर पैदा हुए, छोटे शहर के अंदर अरेंज मैरिज कर रहे हो और लिमिटेड नॉलेज रखते हैं, बट वो लिमिटेड नॉलेज तुम्हारे पेरेंट्स की नजर के अंदर बहुत ऊंची है और उनको लगता है कि ये सारी की सारी नॉलेज उनको अपने बच्चे के अंदर ट्रांसफर करनी है। बट उनको कभी ये चीज हिट नहीं होती कि इसी नॉलेज की वजह से कभी वो जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो पाए। आपके माँ बाप को ज्यादा नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि या तो आपको कोई मेंटोर सिखाता है या फिर आपके हालात सिखाते हैं। और मेंटोर का मतलब तो तुम अपने शहर के अंदर जाके पूछ लो, 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। और रही बात हालातों की, तो दो तरह के हालात होते हैं। एक हालात होते हैं जिसके अंदर आप दुनिया के साथ चलते हो पर आगे निकलने की कोशिश करते हो, तब आपकी नॉलेज बढ़ती है। और एक हालात वो होती है जिसके अंदर आप दुनिया से पिछड़ के चलते हो, तब आपके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाती है। आपको लगता है कि जो भी चीजें आपके पास है ना, कभी भी आपसे छिन जाएगी, तो आप लोग उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो। और क्योंकि आप लोग उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो, आप लोग कभी उस प्रोटेक्शन जोन से बाहर जा ही नहीं पाते हो। और ये सारा ट्रॉमा लेके आप लोग जाते हो अपने तीसरे स्कूल के अंदर, और वो है सोसाइटी। और हम सभी लोगों की सोसाइटी ना बहुत अच्छी है। सोसाइटी का सिर्फ एक ही काम होता है, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका एक इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अभी सोसाइटी के अंदर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट और सोशल मीडिया तीनों आते हैं। और तुम्हारे घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा। और तुम्हें सोसाइटी क्या बता रही है? इजी मनी। एंड आफ्टर ऑल दिस तुम लोग एंड में क्या कर रहे होते हो? या तो सट्टे लगा रहे होते हो या फिर 11 लोगों की टीम बना रहे होते हो। और अभी तक 3 स्कूलों के अंदर से सिर्फ पहला स्कूल था जो कि तुम्हारी एजुकेशन थी, जो तुम्हारे लिए अच्छा काम कर रही है। बट अमीरों के बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी अमीरों का एग्जांपल देने के लिए ना मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, पॉकेट का ले सकता हूँ, पर मैं आलिया भट्ट को चूज कर रहा हूँ। एंड आलिया भट्ट को चूज करने के पीछे ना एक रीजन है कि वो एक टाइम पे सबसे बड़ी ट्रोल थी और आज के डेट में वो सबसे सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस है। 1993 के अंदर आलिया भट्ट पैदा होती है और तुम्हारे और मेरी तरह उसने भी किसी की कोख से जन्म ही लिया था। बस उसके पास एक एडवांटेज थी कि उसके पेरेंट्स थोड़े से अमीर है और अच्छे माइंडसेट के साथ आए हैं। उसके पेरेंट्स के पास दुनिया का थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर है एज कम्पेयर टू योर पेरेंट्स। तो अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आलिया भट्ट बड़ी होती है, उसको वैसे ही स्कूल के अंदर डाला जाता है जैसे तुम्हें डाला गया था। तुम्हारे माँ बाप ने अपनी औकात के अकॉर्डिंग बेस्ट स्कूल चूज किया था और आलिया भट्ट के पेरेंट्स ने भी सेम किया। जितना पैसा उनके पास था उससे बेस्ट स्कूल को चूज किया। तुम्हारे पेरेंट्स को बेस्ट स्कूल चूज करवाना था क्योंकि वो उसके ऊपर रिलाय करते थे। आलिया भट्ट के पेरेंट्स भी बेस्ट स्कूल को चूज करवाना चाहते हैं, पर उनके बेस्ट स्कूल की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। और वो डेफिनेशन ये है कि उसके बच्चे को थोड़ी सी फ्रीडम दी जा सके। और एक्चुअल में वो फ्रीडम पता है क्या है? कि आलिया भट्ट अगर 6 महीने, 1 साल या 2 साल लगातार स्कूल नहीं भी आ रही है तो भी चले। ऐसा नहीं कि आप लोग नोटिस देना शुरू कर दो कि भैया हम तो एग्जाम नहीं देने देंगे या फिर ये वो। उनके लिए बेस्ट स्कूल की डेफिनेशन है कि एक ऐसा स्कूल जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो और इनके पेरेंट्स को फ्रीडम दी जा सके। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की तरह इनके पेरेंट्स भी स्कूल के ऊपर रिलाय बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब आलिया भट्ट 6 साल की थी ना, उसने अपनी पहली मूवी का डेब्यू किया था जिसके अंदर उसने प्रीति जिंटा के छोटे वर्जन का रोल किया था। और अभी तुम लोग बोलोगे कि ठीक है ना भाई, उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। काम करो, तुम्हारा कोई भांजा होगा, तुम्हारा कोई यार दोस्त का लड़का होगा या कुछ भी होगा, 6 साल का बच्चा पकड़ो और उससे एक्टिंग करवा के दिखा दो। जब तुम लोग 6 साल के थे, क्या तुम लोग एक्टिंग कर पाते थे? क्या तुम्हें एक्टिंग का ए भी आता था? और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो चुप करके बैठो और आगे वीडियो देखो। फिर 6 साल की उम्र के अंदर ही आलिया भट्ट को 2 नई क्लासेस ज्वाइन करवाई जाए। आलिया भट्ट 6 साल की उम्र के अंदर इसलिए एक्टिंग कर पाई क्योंकि उसको 4 साल की उम्र से एक्टिंग क्लासेस में भेजा जा रहा था। और आलिया भट्ट जब 6 साल की हुई तो उसको डांस क्लासेस के अंदर भी भेजना चालू कर दिया। आलिया भट्ट का तीसरा स्कूल था उसकी होम स्कूलिंग, जिसको एक्चुअल में होम स्कूलिंग मिली है। क्योंकि तुम्हारे को जो होम स्कूलिंग दी गई थी उसको ट्रॉमा बोलते हैं और जो इसको होम स्कूलिंग दी गई थी उसको एक्चुअल एजुकेशन बोलते हैं। तुम लोग समझो कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज मुकेश अंबानी के ऊपर केस स्टडी बनाती है। तो सोचो जब मुकेश अंबानी किसी बच्चे को ट्रेन करेंगे तो वो किस लेवल का ट्रेन करेंगे। एक कॉलेज है जो एक बंदे से इंस्पायर होकर उसके ऊपर किताबें लिख रहा है और वो जो आदमी है अगर वो किसी को ट्रेन करना चला जाए तो वो आदमी किस लेवल तक जाएगा। एंड दैट्स कॉल्ड होम स्कूलिंग। जब आप लोगों को पता है कि जो भी एजुकेशन और टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो ट्रैश है। हमारे माँ बाप हमको स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि हम लोग काबिल बन सके, और इनके माँ बाप इनको स्कूल इसलिए भेजते हैं कि इनको एंजाइटी ना हो, और बच्चों से मिले, उनके साथ जाके खेले, जिससे ये लोग ज्यादा अवेयर हो, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, इनके अंदर ये वाली स्किल डेवलप होनी रह ना जाए, सिर्फ तभी इनको स्कूल भेजा जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया था कि कैसे 2-2 पैसे बचा के रखने हैं। इनको बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना होता है। तुम लोग समझो कि बचपन से तुम्हारी मम्मी खाना बनाती आ रही है, वो सफाइयां भी खुद करती है, खाना भी खुद बनाती है, बर्तन भी खुद करती है, और हम लोग ना उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं कि हमें पता है यार किचन के अंदर जो काम होता है ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। 3 टाइम का खाना बनाना, बर्तन करना, घर को साफ करना, घर की डस्टिंग करना, साफ सफाई रखना, घर को मेंटेन करके रखना, घर को घर बना के रखना, कितनी मेहनत लगती है ना उसमें। पता है कितनी मेहनत लगती है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के अंदर एक मेड आएगी जो आपको दिन में 3 टाइम खाना बना के देगी, आपके जूठे बर्तन धोएगी, आपके गंदे कपड़े धोएगी, आपके घर के अंदर डस्टिंग करेगी, आपके पूरे के पूरे घर को चमका के रखेगी। तुम्हारी मॉम बचपन से हर महीने
महीने जितना भी काम करती आ रही है ना, उसका 80% वर्क की टोटल वर्थ इज 10,000 रुपीज ओनली। और अगर यहीं पे तुम्हारी मॉम कहीं पे बाहर जॉब कर रही होती, मिनिमम 30 से 35,000 रुपए की सैलरी आ रही होती। 10,000 रुपए अगर काट भी दो ना, हर महीने के 25,000 रुपए बच रहे होते हैं। दैट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आपने अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कर रखा है कि आपने सिर्फ हाई टिकट वर्क्स करने हैं। इनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वर्थ बहुत कम है। अभी इस चीज के अंदर ना हम लोग मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लेते हैं। मुकेश अंबानी के घर पे खाना कौन बनाता है? कुक बनाता है ना, सफाई कौन करता है? कोई मेड करती होगी। बट उनके एक्चुअल धंधे कौन चलाता है? वो लोग खुद चलाते हैं। अभी वो लोग ना इतने अमीर है कि उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो काबिल लोगों को हायर कर सकते हैं और अपने मेन बिजनेस पे बैठा सकते हैं, जिससे कोई और आदमी आएगा, उनके धंधे को चलाएगा और इनको सिर्फ लाके प्रॉफिट देगा। और यही सेम काम लैरी फिंग भी तो कर रहा है ना। गूगल का ओनर था वो, और अभी कंपनी किसको दे रखी है? सुंदर पिचाई को। पूरी की पूरी कंपनी का मैनेजमेंट सुंदर पिचाई करते हैं और बदले में अपनी सैलरी ले जाते हैं, और जो बनता है प्रॉफिट वो लैरी फिंग के पास चला जाता है। और यही सेम काम मुकेश अंबानी भी तो कर सकते हैं ना, पर क्यों नहीं करते हैं? पता है, उनको पता है कि उनके टाइम की वर्थ कितनी है, और वो हर बार उस वर्थ को कैलकुलेट करते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने एक महीना किसी कंपनी के अंदर काम किया तो 1,000-2,000 करोड़ का प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये 1,000-2,000 करोड़ का प्रॉफिट निकालने के लिए मुकेश अंबानी को वहां पे होना जरूरी है। वो किसी और को भी वो काम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, पर अगर वो किसी और को वो काम रिडायरेक्ट करेंगे ना, तो वो 10,000 में नहीं आएगा। वो 10,000 रुपए में आपकी मेड की तरह पूरा महीना काम नहीं करेगा। जो आपको 2,000 करोड़ कमा के दे रहा है, वो कम से कम 25 से 30 करोड़ की सैलरी डिमांड करेगा। तो अभी ये 25 से 30 करोड़ को खर्चा ना जाए, इसीलिए मुकेश अंबानी काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की 85 से ज्यादा कंपनीज एग्जिस्ट करती है और सिर्फ वो एक कंपनी के एमडी हैं। आकाश अंबानी को उन्होंने जियो दे रखी है, अपनी बेटी को उन्होंने 2-3 कंपनियां और दे रखी है। और ऐसे करके ना इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर 8-10 कंपनीज को डिवाइड कर रखा है, और बची हुई 70 से ज्यादा कंपनियां कोई और बंदा चला रहा है। और जब भी तुम लोग रिपोर्ट्स लेके बैठोगे ना, तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे, जिस भी कंपनी का टर्नओवर ज्यादा आना है वो इसकी फैमिली मैनेज करती है, और जिस भी कंपनी का टर्नओवर कम है उसके लिए इन्होंने मैनेज करने के लिए बंदे रखे हुए हैं। अभी मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला बनाई थी ना, तुम्हें क्या लगता है रोज सुबह सुबह वो बोटल्स की पैकिंग देखने जाते हैं? ना भाई, मुकेश अंबानी और कैंपा कोला का सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि भैया मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला में पैसा डाल रखा है। उनको तो शायद ये भी ना पता हो कि भैया कैंपा कोला की फैक्ट्री भी कहाँ है, क्योंकि उस कंपनी को कोई और बंदा ही चलाता है। मुकेश अंबानी को तो शायद टर्नओवर भी ना पता हो। और जब एक बच्चा बचपन से ये सारी चीजें होती देखता है ना, तब वो ये चीज सीखता है कि भैया पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। और हम लोगों ने बचपन से पता है क्या देखा है, हमारे घर के नीचे जो रेडी वाला सब्जी लेके आता है ना, वो 40 रुपए किलो आलू देता है। और अगर यही सब्जी तुम लोग मंडी से जाके लो ना, तो तुम्हें 30 रुपए किलो आलू मिलेंगे। तो हमारी फैमिली वाले 40 मिनट दूर मंडी के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं, जिससे वो आलू के ऊपर 10 रुपए बचा सके, जिससे महीने के वो 200-250 रुपए से ज्यादा बचा नहीं पाएंगे। बट वो 200-250 रुपए बचाने के लिए उनको 40 मिनट दूर मंडी पे जाना है और 40 मिनट दूर से मंडी से वापस भी आना है, मतलब करीब करीब 1.5 घंटा। और आपको यही प्रोसेस महीने के अंदर 5 से 6 बार करना है। मतलब आपने महीने के अंदर 8 घंटे काम किया और आपने बचाया पता है कितना? सिर्फ 250 रुपए। मैन, दिस इज कॉल्ड गरीबी। हमें बचपन से पैसा बचाने के लिए मरवानी सिखाई जाती है और इनको पैसे से पैसा बनाना सिखाया जाता है। ये है अनफेयर एडवांटेज। ये एक अमीर घर में पैदा हो गया, ये इसकी एडवांटेज नहीं थी। इस आदमी को जिस लेवल की नॉलेज मिल रही है ना अपने माँ बाप से, वो हमें गेन करने के लिए 50-50 साल लग जाएंगे। ये है अनफेयर एडवांटेज। इसीलिए बनेगा राजा का बेटा राजा, क्योंकि वो राजा बनने के काबिल है। और एक काबिलियत वाली बात से हम लोग आलिया भट्ट की कहानी के ऊपर वापस चलते हैं। आलिया भट्ट को होम स्कूलिंग के अंदर एक और चीज सिखाई जाएगी, और वो है इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना। तुमने कभी देखा कि अमीर लोग ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं? तुम लोग ना कभी भी शाहरुख खान हो गया, रणवीर कपूर हो गया, इनका ना कोई भी इंटरव्यू देख लो, जब भी किसी भी लड़की की बात हो रही होती है ना कि आप लोगों का इन 2 लड़कियों के ऊपर क्या ख्याल है, तो ये पता क्या बोलते हैं? यार ये दोनों तो हुस्न पर ही है, हम तो इतने छोटे हैं कि हम इनके ऊपर ओपिनियन भी नहीं दे सकते। और ये बातें शाहरुख खान बोल रहा होता है। आई मीन शाहरुख खान बोल रहा होता है ये बातें। चीजों को कैसे टैकल करना है, कैसे स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, कैसे लोगों के सामने बिहेव करना है, ये सारी चीजें इनकी फैमिली वाले सिखाते हैं। और आपको पता है कौन सिखाता है? इंस्टाग्राम रील्स। आपको इंस्टाग्राम कोड सिखाते हैं कि भैया इस दुनिया में आपका कोई सगा नहीं है, साला सिग्मा मेल बन के घूमो। और ये सूडो सिग्मा मेल बनने वाला बंदा हर रोज 4 लड़कियों के डीएम के अंदर ना हेलो डियर लिख रहा होता है। और फिर आती है आलिया भट्ट की चौथे स्कूल की बारी, और वो है आपका एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट यहाँ पे भी सेम लेवल पे ऑपरेट करता है। वो आपको हर उस चीज के इंस्टेंट सॉल्यूशन देगा जो भी आप लोग लाइफ के अंदर फेस कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इसकी इनकी और आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा अलग है। आप लोगों की प्रॉब्लम्स आपका करियर है जिसके ऊपर आप लोग सर्वाइव करने वाले हो, और इनकी प्रॉब्लम ये है कि भैया इनके पापा को कभी कॉफी विद करण में नहीं बुलाया। देखा होगा तुमने अनन्या पांडे का इंटरव्यू कि उनका स्ट्रगल क्या था। भाई एक्चुअल में उनका वही स्ट्रगल था। उनके माँ बाप इतने काबिल थे कि उन्होंने अपने बच्चों को उस लेवल तक ट्रेन किया कि उनको कभी कोई दिक्कत आने ही नहीं दी है। अभी जब उससे कोई उसका स्ट्रगल पूछ रहा है तो वो ऑनेस्टली वही बता रही है जो उनको घरों के अंदर बातें हुई है। उनके घरों के अंदर सिर्फ यही बात हुई है कि भैया पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को कॉफी विद करण में बुला रहे हैं, हमें बुलाया ही नहीं अभी तक। शायद हम लोग उतने बड़े नहीं हो पाए कि कॉफी विद करण में बुलाया जा सके। यही है उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम। और जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल भी
जाते हैं ना तो उससे सिर्फ 2-3 महीने के लिए इमेज खराब होती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जो हमारी सोसाइटी हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं ना, उनसे हमारा करियर खराब होता है। बट ठीक है, अगर एनवायरमेंट वाले स्कूल से हटके पहले स्कूल के ऊपर जाए तो आलिया भट्ट को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसने 12वीं के बाद पढ़ाई करी ही नहीं है। 18 साल की उम्र के अंदर उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद उसने एजुकेशन को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उसको एक मूवी का ऑफर आया था और वो थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1। आलिया भट्ट उस मूवी को करती है और अपना करियर शुरू कर देती है। एंड डेफिनेटली ये मूवी की अपॉर्चुनिटी उसको उसके पेरेंट्स की वजह से मिली है। बट हमारे पेरेंट्स भी भाई पीछे नहीं रहे हैं। थोड़े बहुत गरीब थे तो क्या हुआ, अपना बेस्ट तो उन्होंने भी दिया ही है ना। 20 साल की उम्र तक उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने +2 को पास कर लिया और अभी मेरे को जाना है किसी एक अच्छे कॉलेज के अंदर। अभी कॉलेज चूज करने वाले लोग ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। पहली कैटेगरी के अंदर वो लोग आएंगे जो 2 से 3 साल का गैप लेने वाले हैं क्योंकि उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश करनी है। एग्जैक्टली भाई, कोशिश ही करनी है क्योंकि जहाँ पे सिलेक्शन रेट 1% है वहाँ पे क्या ही करने जाना है। इससे बढ़िया तो भाई एक्टर बनने चला जा, वहाँ पे रेशो ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। इससे बढ़िया सट्टा खेल ले। अभी पीछे मैंने एक बुली वाला के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने यही चीज बोली थी कि भैया एक काम कर, जहाँ पे 50% की प्रोबेबिलिटी है ना वहाँ पे सट्टा खेल दे। एंड ये चीज बोलने के बाद ना लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि भैया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप हमें वो बता दो। एंड मेरा उनके लिए एक ही जवाब है कि यार मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ना मैंने 10 स्टार्टअप बना रखे और फेल कर रखे हैं। और जिस वीडियो के ऊपर तो कमेंट करके जा रहा है ना, वो चैनल मेरा 11वां स्टार्टअप है। तूने 2 साल 4 दीवारी के अंदर बैठ के ऑनलाइन लेक्चर देखे होंगे ना, मैंने 10 सालों तक दुनिया देखी है सड़कों से और सड़कों पे घूम के ऐसी चीजें सीखी है जो काम की है ना कि नाम की है। और अगर फिर भी कोई वहम रह जाए ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में दोबारा बता दियो, इनकम खेल लेंगे। और कॉलेज जाने वाली दूसरी कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आते हैं वो 21 से 23 साल के अंदर अपने कॉलेजेस को पास आउट कर लेते हैं। अभी 23 साल के अंदर कॉलेज को पास आउट करके आप लोग क्या करने जाओगे? जॉब ढूंढने घंटा से मिलेगी। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 9% ऐसे बच्चे हैं जो उसी फील्ड में जॉब करते हैं जिसकी उन्होंने पढ़ाई करी है। मतलब 93% बच्चे आफ्टर देयर कॉलेज अभी ढूंढना चालू करेंगे कि उनको काम कहाँ करना है। बट अगर हम लोग नजरें घुमा के अमीर लोगों की तरफ देखें तो वो तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। जनाब 23 साल की उम्र तक तो आलिया भट्ट की शाहरुख खान के साथ मूवी आ चुकी है भाई, और आप लोगों ने अभी अपना करियर ढूंढना शुरू करा है। आपने बचपन में 3 स्कूलों के अंदर पढ़ा जिसके अंदर 2 तो बकवास थे, सिर्फ एक ही तो अच्छा था और उसका कंक्लूजन भी एंड के अंदर नेगेटिव में आ रहा है। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को दिल से 23 सालों तक फॉलो करने के बाद आप लोग आज की डेट में ना ही एक अच्छे बेटे हो और ना ही एक अच्छे जिम्मेवार इस देश के नागरिक हो। पहले वाला पॉइंट तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधा दूसरे वाले पे चलते हैं। अभी पीछे ना एक न्यूज निकल के आई थी कि एक औरत ने 35 लाख रुपए एक ब्रोकर को दिए थे एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अभी ब्रोकर ने क्या किया, वो 35 लाख ना अपने पास रख लिए, ना ही प्रॉपर्टी दी और ना ही वो पैसों को वापस किया। तो उस औरत ने क्या किया, वो ना कोर्ट चली गई और उसके खिलाफ केस कर दिया कि भैया इसने मेरे 35 लाख रुपए ले लिए। जज कहते अच्छा आपने 35 लाख रुपए दिए थे, कैसे दिए थे ये बताओ। लड़की कहती कि भैया मैंने तो कैश के अंदर दिया। आपने कैश में कैसे दिया था? 2 लाख रुपए से ज्यादा तो कैश देना अलाउड ही नहीं है, और अगर आप लोग देते तो आपको 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो एक काम करो, सबसे पहले ना पेनल्टी निकालो, उसके बाद बात करते हैं। अभी वो औरत कहती है यार मुझे थोड़ी पता था कि 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। तो जज ने आगे से बोला कि भैया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब अगर मुझे कानून नहीं पता है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इंडिया के अंदर जीने के लिए मुझे कानून पता होना जरूरी है। पर 23 सालों तक मुझे आज तक कानून पढ़ाया ही नहीं गया। मुझे बचपन में पता क्या पढ़ाया गया था? हीरा और मोती की कहानी, 2 बैलों की कथा, जिसके अंदर एक मेल बैल का नाम होता है हीरा और फीमेल का नाम होता है मोती। एक बैल क्या करता है, वो दीवार तोड़ के भाग जाता है और दूसरे वो पीछे छोड़ के चला जाता है। 1-2 दिन गायब रहता है और 1-2 दिन बाद आता है और अपनी दूसरी भैंस को भी छुड़ा के ले जाता है। एंड ये वाली कहानी मुझे बचपन में टेक्स्ट बुक्स में सुनाई नहीं गई है, ना गलत फहमी में मत जाना, मुझे याद करवाई गई है। एंड मुझे अच्छे से याद हुई है या फिर नहीं हुई है उसका टेस्ट भी लिया गया था। एंड उसके बाद नंबर भी आए थे जिसके अंदर मैं 70% स्कोर किया। मुझे कबीर के दोहे जबरदस्ती याद करवाए जा रहे हैं। मैं पहले गरीब घर से हूँ इसलिए एक अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन लिया और ज्यादा पिछड़ना नहीं चाहता था। और हमारी सरकार ने एक सिलेबस बना रखा है जिसके अंदर मुझे ये याद दिलाया जा रहा है कि भैया बाबर कहाँ आया था। अबे क्या करूँ जान के कहाँ से आया था और क्यों आया था। मुझे इस देश में सरवाइव करने के लिए बाबर की कहानी या फिर 2 बैलों की कथा जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बहुत लॉजिकल डिबेट है कि भैया आपको मैथ्स के सम इसलिए करवाए जाते हैं जिससे आपका ब्रेन प्रोग्रेस करे। आपको डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे आप लोग फास्ट कैलकुलेट करो और आपका माइंड ना ग्रो करता रहे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कामयाब बनोगे। तो इसी चीज के अंदर टैक्स बढ़ा दो। मेरा एक दोस्त है उसने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी, अपने बाप के गल्ले पे जाके बैठ गया और वो बढ़िया मिठाइयां बेचते हैं। 2020 के अंदर लॉकडाउन आ गया और सारी की सारी चीजें कैशलेस हो गई। अभी उसकी दुकान पे होने वाली 90% ट्रांजेक्शन सिर्फ ऑनलाइन होती है। और पिछले साल पता है क्या हुआ, उसको 2 नोटिस आए, एक आया इनकम टैक्स का और दूसरा आया जीएसटी का। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया आपकी ट्रांजेक्शन 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है तो एक काम करो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है भाई, एक डिपार्टमेंट आके बोल रहा है कि भैया आपका टर्नओवर ज्यादा बड़ा हो चुका है तो जीएसटी के अंदर आना आपको कंपलसरी है, मान लिया। इनकम टैक्स वाले आगे पता है क्या बोल रहे हैं, आप लोग पिछले 3 सालों से ना बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो पर आपने टैक्स नहीं भरा तो एक काम करो टैक्स तो भर ही देना पर पेनल्टी भी भर दो। मेरा
दोस्त कहता है यार ठीक है टैक्स तो भर दूंगा पर पेनल्टी क्यों भरूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि टैक्स देना है। तो उसको इनकम टैक्स वाले पता है क्या बोलते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको टैक्स कैसे ऑपरेट होता है, ये चीज जाननी जरूरी है। देखो अगर मैं बच्चा हूं तो मैं बड़ा तो होऊंगा, अगर मैं बड़ा होऊंगा तो पैसा तो कमाऊंगा, चाहे जॉब से कमाऊं चाहे बिजनेस करके कमाऊं, मतलब मेरे को टैक्स के अंदर तो आना ही आना। तो जब मुझे टैक्स के अंदर आना ही आना है तो मुझे पढ़ा मर लोगे तो क्या हो जाएगा। मुझे मेरे देश के अंदर सर्वाइव करने के लिए जो चीजें कंपल्सरी है ना, मुझे वही नहीं पढ़ाई जा रही है। मुझे तो जबरदस्ती दो बैलों की कथा सुनाई जा रही है। अरे मुझे लो की कहानियां सुना दो, मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी सुना दो जिससे मुझे एटलीस्ट नॉलेज तो हो। अगर मुझसे फालतू के अंदर प्लस माइनस करवाना ही है तो एक काम करो ना, एक टैक्स स्ट्रक्चर बना के दे दो कि भैया एक आदमी था जिसकी इनकम 40 लाख से ज्यादा चली गई, अब उसका कितना टैक्स बनता है डिवाइड करके निकालो। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। हमारे माँ बाप इतने लाचार है कि उनको इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। उनको लगता है बस औलाद पढ़ा दी तो मतलब काबिल हो जानी चाहिए। अरे कोई जादू मंत्र थोड़ी है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। उसका सिर्फ यही रीजन है, दैट इज माइंडसेट ओनली। हम इमोशनल लोग लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, हमें लोगों को ट्रीट करना नहीं आता, हमें एक्सपोजर लेना नहीं आता, हमें चार लोग खड़े हैं उनसे बात करनी नहीं आती, हमें कभी बचपन में वो एनवायरमेंट ही नहीं मिला जिससे हम ये सारी चीजें सीख सके। हमें एक ऐसे स्कूल में भेजा जाता है जहाँ का एनवायरमेंट ऐसे जिसने मेरा माइंड ये बना रखा है कि मेरी प्रायोरिटी पढ़ना है ही नहीं, मेरी सिर्फ यही प्रायोरिटी है कि मेरे को बकचोदी कैसे करनी है, मुझे कैसे टॉयलेट के अंदर बम लगा के कूल बन जाना है। और अगर मैं ये सारी हरकतें कर रहा हूँ तो मैं क्लास का घटिया बच्चा हूँ, पर जो बच्चा ये हरकतें नहीं कर रहा वो भी भाई लाइन में ही लगा हुआ है, उसी लाइन में लगा हुआ है जहाँ पे 15,000 की जॉब बट रही है। क्योंकि हम लोग अनस्किल्ड नहीं है, हम लोग नाकाबिल हैं, हम लोग सिर्फ जॉब के लिए रेडी नहीं है, हम लोग सर्वाइवल के लिए भी रेडी नहीं है। हमें इकोनॉमिक्स +1 के अंदर बाय चॉइस पढ़नी पड़ती है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती है और डिमांड और सप्लाई हर बच्चे को पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए। पर ये हमें पढ़ाई जाएगी +1 क्लास के अंदर, और वो भी सिर्फ तभी जब आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी और उसके अंदर भी इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट करा। अभी प्रॉब्लम से हटके ना फटाफट सॉल्यूशन पकड़ 1 मिनट में। तो जहां पे है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी पढ़ रहा है, 1 मिनट रुक जा, सोच समझ कि एक्चुअल में जो भी तू डिग्री कर रहा है उसको खत्म करके कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। जो तेरे सीनियर्स थे उनका क्या बना है। अगर तू बीकॉम कर रहा है क्या करेगा, उसके बाद एमकॉम करेगा, उसके बाद क्या करेगा, या तू कोडिंग कर रहा है भाई, बीटेक पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं तेरे को, एक्चुअल में किसी काम का है, तुझे कुछ आता है आज की डेट में, सभी किताबी ज्ञान ले रखा है, कुछ आता है, कुछ स्किलफुल है तू मार्केट के अंदर जब भी जाएगा ना, चाहे तू बिजनेस करे जॉब करे, तू सिर्फ तभी पैसा कमाएगा जब तू वैल्यू ऐड करेगा। तेरे को वो काम आता है जिससे तू वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं आता। हटा माँ बाप क्या बोलते हैं, हटा ये यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, सिर्फ इतना समझ तू वैल्यू ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर तू मेरी कंपनी के अंदर आएगा एज अ सेल्स पर्सन तो मुझे सेल्स चाहिए, अगर तू एज अ डिजिटल मार्केटर आएगा मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर तू ऐसा कंटेंट क्रिएटर आएगा तो मुझे तेरी लुक्स अच्छी चाहिए, तू ग्रूम्ड होना चाहिए, तू कैमरा के सामने काफी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुझे कैमरा और लाइट्स की नॉलेज होनी चाहिए। है तेरे पास जिस भी फील्ड को तूने चूज कर रखा है, तुझे उसके अंदर एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है। और अगर तेरे पास नॉलेज है तो इंडस्ट्री के अंदर भाग, जॉब ढूंढ और हासिल कर, पढ़ाई वढ़ाई साइड में होती रहेगी भाई, तू सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर फोकस कर। और अगर ये सारी नॉलेज तेरे पास नहीं है ना, एक काम कर, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहा है ना, एग्जाम में मत दे। जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर ना हजारों लोग मुझे क्रिटिसाइज करने आ जाएंगे, वो 100 करोड़ लोग जो डिग्री करके कुछ बन गए हैं, और वो लाखों लोग मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जो डिग्री करके कुछ नहीं बने। मान मेरी बात, डिग्री से तेरे घर पे रोटी नहीं आएगी, कुछ सीख, मीनिंगफुल सीख। एआई आ चुका है, कंपटीशन है तेरा, तू पहले से बहुत पीछे है, इतना पीछे कि तेरे माँ बाप भी पीछे थे और तेरे दादा भी। जिससे तेरा कंपटीशन है ना, वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं इमोशनली भी। अपनी लाइफ के अंदर तू जो भी डिसीजन ले रहा है ना, एक बार खुद से पूछियो कि सही है या फिर नहीं है, और हर बार ना उस डिसीजन के ऊपर हाँ मत करियो जो आसान होगा, हर बार उसी के ऊपर हाँ करियो जो मुश्किल होगा, क्योंकि मुश्किल वाला तेरे लिए अच्छा, और ये चीज तुझे पता है। और खुद से धोखा मत करियो, क्योंकि तेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तू खुद से धोखा कर सके। तू बहुत पीछे है भाई, राजा का बेटा तो राजा बनेगा ही, बट प्रॉब्लम तब है जब सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तू भी बनना राजा है। आलिया भट्ट जब 6 साल की थी ना, उसको पता था उसको एक्टिंग करनी है, तभी से वो एक्टिंग क्लासेस ले रही थी। तू 23-24 साल का, बहुत लेट हो चुका है, पर फिर भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के बाद ना मुझे हजारों लोग कमेंट सेक्शन के अंदर गाली देंगे, पर अगर एक आदमी भी अपनी लाइफ बदल लेगा ना, मेरे लिए इनफ है। तो तू खुद के ऊपर काम कर, और मैं तुझे मिलता हूँ एक अगली वीडियो के अंदर। और जाने से पहले मिराज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।